कक्षा नवम भौतिक विज्ञान। पिछली वीडियो में हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के विषय में पढ़ा और उसके बाद गुरुत्वीय बल जी को समझा। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 हमने पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और उधर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा था, और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध को पढ़ा था। तो जो गुरुत्वीय बल जी है, पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। तो हम बात कर रहे हैं जी की, स्मॉल जी की। जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए या नीचे से ऊपर उसे फेंका जाए, तो वहाँ पर जो त्वरण का काम करता है, पीछे गति के समीकरणों में हमने त्वरण ए पढ़ा था, और यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वही त्वरण का कार्य करता है। और जब वस्तु ऊपर से नीचे यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नहीं गिराई जा रही है, तब अब एक बात और समझने की है कि त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण और दूसरा ऋणात्मक त्वरण। तो पृथ्वी के समीप जी का मान स्थिर है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जब ऊपर से वस्तु नीचे गिराई जा रही है और पृथ्वी उसे खींच रही है, तो उसका प्रति सेकंड, हर सेकंड पर उसका वेग बढ़ रहा है। और ये त्वरण धनात्मक हुआ जब वेग बढ़ रहा है, तो और वेग घट रहा हो तो थोड़ा ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। तो हम बात इस समय कर रहे हैं वस्तु नीचे से ऊपर आने की। तब ऊपर से नीचे वस्तु गिराई जा रही है, तो गति के समीकरणों में स्मॉल जी का मान हम धनात्मक लेंगे। धनात्मक लेंगे तो पहला समीकरण गति का होता था हमारा v बराबर u प्लस AT, और उसकी जगह अब हमारा समीकरण बन जाएगा नया v बराबर u प्लस A की जगह g लग जाएगा, तो v बराबर u प्लस GT हो जाएगा। और दूसरा समीकरण s बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर की जगह अब हम GT स्क्वायर कर देंगे। और तृतीय समीकरण गति का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस A की जगह g हो जाएगा। और जो दूरी हम s लेते थे, अब हम ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो अब ऊंचाई h हो जाएगी। तब गति के समीकरणों के स्वरूप ये बन जाएंगे। ये याद रखने का विषय है कि गति के समीकरण इस रूप में बन जाएंगे। और यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो फिर पृथ्वी उसे नीचे की ओर खींचेगी। इसका मतलब है कि त्वरण जो होगा वह ऋणात्मक होगा। तब भी गति के समीकरणों में परिवर्तन ये आएगा कि हम g की जगह -g इस्तेमाल करेंगे, तो गति का पहला समीकरण हो जाएगा
v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाएगा, यहाँ भी हमने s लिया है, इसे भी चाहें तो h कर दें। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो v बराबर u माइनस जी टी हो गया, और h बराबर यू टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरे समीकरण में v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh होगा। ये बात ध्यान रखने की है। कहीं कहीं आंकिक प्रश्नों में आप क्या देखेंगे कि वस्तु विरामावस्था से गिराई जाती है। जब विरामावस्था से वस्तु को अचानक छोड़ दिया जाता है, गिराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में u का मान 0 हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, प्रश्न एक आंकिक लीजिए। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है। जी का मान वही जी बराबर 9.8 लेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें दो बातें ये पूछता है। एक तो पूछता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग और दूसरी बात इसने पूछी है उच्चतम बिंदु तक, जहाँ तक ये 10 मीटर तक जाती है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लगा समय। तो अब जो हम पहले विकल्प पर विचार करते हैं, एक तो हमारे पास ये है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। जब फेंकी जाती है तो इसके लिए कोई न कोई वेग जरूर दिया गया होगा। स्टार्टिंग में कोई न कोई वेग से ही तो फेंकी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वस्तु को हम छोड़ दें हाथ से और वो ऊपर चली जाए। तो ये बात निश्चित है। तो पहले खंड में हम क्या देखेंगे कि u तो हमको ज्ञात करना है और h का मान हमें दिया है, ऊंचाई कितना 10 मीटर। और जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी, किसी पिंड को, किसी वस्तु को हम ऊपर को फेंकेंगे तो उसको ऊपर जाते जाते एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसका वेग 0 हो जाएगा। उस समय वो अधिकतम ऊंचाई पर होगी और उसके बाद नीचे लौटेगी। तो ये बात भी तय है कि वहाँ पर वस्तु एक क्षण के लिए रुकेगी, तब नीचे आएगी, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में चली जाएगी। तो v बराबर 0 हो गया। अब u का मान पूछा है, h का मान हमारे पास ज्ञात है, v का मान हमें ज्ञात है। तो गति का हम समीकरण लगाना चाहते हैं। अब इसमें v बराबर u प्लस 8gt लगाया जाए मान लीजिए, तो इसमें u का भी मान नहीं है और t का भी मान हमारे पास नहीं है। तो दो अज्ञात राशि हम एक समीकरण से हल नहीं कर सकते, इसलिए पहला समीकरण इसमें नहीं लगेगा। दूसरा समीकरण h बराबर यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ भी t चाहिए और u चाहिए, इनमें से एक चाहिए हमें। तो यहाँ हमारे पास s भी नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं लगेगा। तो तीसरा समीकरण पर विचार करते हैं। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और माइनस 2gh।
यहाँ माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया कि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, इसलिए। तो v का मान तो 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर बराबर u का मान याद करना है -2, और ये हो गया 9.8 g का मान, और h का हमें पता है 10। तो हम ये सरल करेंगे तो ये 0 बराबर u स्क्वायर 10 की गुणा 9.8 में करेंगे तो ये बन जाएंगे 2 गुणा 98, और 0 बराबर हो गया u स्क्वायर और -196। अब 196 को इधर ले आएंगे तो 196 और +0 तो 196 हो जाएगा, बराबर हुआ u स्क्वायर। इट मीन्स, या ऐसा लिख सकते हैं u स्क्वायर बराबर 196। तब u बराबर क्या हो जाएगा? √196 और 196 का वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 14। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी थी, जो इसका वेग था, वो 14 मीटर पर सेकंड के वेग से ये वस्तु फेंकी गई थी। अब दूसरे खंड के लिए क्या करेंगे? दूसरे खंड के लिए ये करेंगे कि गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे तो v बराबर u माइनस GT हो जाएगा। यहाँ t का मान ज्ञात करना है, तो v का मान जब 0 हो गया और u का मान हमने 14 रख दिया, और माइनस ये हो गया कितना? 14 माइनस g का मान 9.8 और गुणा t, तो ये बन जाएगा आपका 9.8 t इधर आ जाएंगे, 9.8 t इक्वल टू ये 14 हो जाएगा 14, और t बराबर हो जाएगा 14/9.8। सरल करेंगे इसे तो ये बन जाएगा 140/98, और लगभग ये आ जाएगा आपका 1.43 सेकंड। तो इस तरह से इन गति के समीकरणों का आंकिक प्रश्नों में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इन्हें प्रयोग करना सीखें, और किताब में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक बार उनका अध्ययन करें तो इन समीकरणों की यूटिलिटी, इनका क्या यूज़ है, ये अच्छी तरह से आपके ध्यान में आ जाएगा। और परीक्षा में आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है।